पूर्वी एशिया के दो बड़े देश इस समय युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। हम बात कर रहे हैं जापान और चीन की। पिछले कुछ दिनों से जापान के आसमान में हलचल बढ़ी हुई है। ये वही क्षेत्र है जिसे एशिया प्रशांत का सबसे सेंसिटिव एयर स्पेस कहा जाता है। और अभी उसी क्षेत्र में चीन और जापान की सेनाओं के बीच एक ऐसी घटना हुई जिससे दुनिया में सभी चिंतित हैं। जापान ने आधिकारिक तौर पर यह आरोप लगाया कि चीन के विमान वाहक पोत लियाओनिंग से उड़ान भरने वाले एक J-15 लड़ाकू विमान ने जापानी F-15 जेट पर फायर कंट्रोल रडार लॉक किया। सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब ये है कि चीन का फाइटर जेट जापान के सैन्य विमानों को ऐसे निशाने पर ले रहा था जैसे वो अगले ही पल मिसाइल दाग सकता है। इसे किसी भी युद्ध में इस्तेमाल होने वाली सबसे पूर्व हमले की स्थिति माना जाता है। और क्योंकि दोनों देशों के बीच पहले से तनाव है, इसलिए इस घटना ने पूरे क्षेत्र की नब्ज तेज कर दी। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये घटना एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई। पहली घटना दोपहर के वक्त लगभग 3 मिनट तक चली और दूसरी घटना शाम के समय करीब 30 मिनट तक, यानी आधा घंटा लगातार। चीन का J-15 फाइटर जेट जापान के F-15 विमानों पर लॉक किए रहा। हालांकि जापान ने यह भी साफ किया कि चीनी विमान ने उनके एयर स्पेस में कोई घुसपैठ नहीं की और न ही किसी तरह की भौतिक क्षति हुई। लेकिन सवाल यह है कि अगर बिना मिसाइल दागे किसी फाइटर जेट पर लॉक करने की कार्रवाई इतनी लंबी चली तो क्या ये महज तकनीकी परीक्षण था या दबाव बनाने के लिए जानबूझकर की गई हरकत। घटना सामने आने के बाद जापान के रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइजुमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ये कार्रवाई खतरनाक और अनावश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी घटनाएं उड़ान सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर सीधा खतरा पैदा कर सकती हैं। जापान ने चीन से आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया है और मांग की है कि ऐसी हरकत तुरंत रोकी जाए। कोइजुमी ने साफ कहा कि हमने चीन से कहा कि वो सुरक्षित विमान संचालन के नियमों का सम्मान करे। ये घटना निंदनीय है और भविष्य में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। जब ये घटना हो रही थी उसी समय ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस जापान के दौरे पर थे। दोनों देशों के बीच पहले से निर्धारित एक घटना में इस घटना पर गहरी चिंता जताई गई। मार्लेस ने कहा कि ये घटना चिंताजनक है और ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ खड़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोबारा चीन ऐसी हरकत नहीं करेगा और क्षेत्र में प्रोफेशनल आचरण बनाए रखेगा। पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया से साफ है कि इस घटना को सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र एक चेतावनी के रूप में देख रहा है। लेकिन चीन की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। चीनी नौसेना के प्रवक्ता कर्नल वांग शुएमिंग ने जापान के आरोपों को पूरी तरह से झूठा और गलत बताया है। उनका कहना है कि चीनी विमान किसी प्रशिक्षण मिशन का हिस्सा थे और जापान ने ही उनकी ट्रेनिंग गतिविधियों के बहुत करीब उड़ान भरकर खतरा पैदा किया। वांग ने आरोप लगाया कि जापानी विमान लगातार चीनी जेट के आसपास घूमकर उसे उकसाने की कोशिश कर रहे थे। चीन की दलील ये है कि उसके पायलट ने उड़ान सुरक्षा नियमों का पालन किया। यदि कोई खतरा उत्पन्न हुआ भी तो उसकी शुरुआत जापानी विमानों ने की। इसलिए चीन के मुताबिक रडार का इस्तेमाल सिर्फ सिचुएशनल अवेयरनेस बनाए रखने के लिए किया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि फायर कंट्रोल रडार सिर्फ अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये अधिकतर हमला करने की तैयारी जैसी गतिविधि माना जाता है। पिछले कुछ सालों में चीन और जापान के बीच कई बार समुद्री और हवाई तनाव की स्थितियां बनी हुई थी, लेकिन रडार लॉक जैसी स्थिति बहुत कम देखने को मिली। कई विश्लेषक इसे पिछले दशक का सबसे गंभीर एयर इंटरैक्शन मान रहे हैं। तनाव की जड़ में सिर्फ ये घटना नहीं है। जापान और चीन के बीच ताइवान को लेकर भी संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले ही जापान की प्रधानमंत्री साना तकाइची ने कहा था कि अगर ताइवान पर कोई सैन्य कार्रवाई होती है और ये जापान की सुरक्षा को प्रभावित करती है तो जापान प्रतिक्रिया देने पर मजबूर होगा। इस बयान को चीन ने बेहद अपमानजनक बताया था और कहा था कि जापान अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रहा है। इसके बाद चीन ने जापानी समुद्री खाद्य आयात पर प्रतिबंध, यात्रा चेतावनी और कूटनीतिक बयानबाजी के जरिए दबाव बढ़ाने की कोशिश की। इसी बढ़ते तनाव के बीच अब रडार लॉक की घटना सामने आई है। ये सिर्फ एक तकनीकी टकराव नहीं, ये संकेत है कि दोनों देशों की सेनाएं अब एक दूसरे को खुले रूप से संदेश देने लगी हैं। रडार लॉक को कई रणनीतिक विश्लेषक डेटरेंस मैसेज या चेतावनी के रूप में देखते हैं। यह सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये इशारा देता है कि अगर जरूरी हुआ तो सैन्य प्रतिक्रिया संभव है। ऐसे में खतरा ये भी है कि कभी कभी सिर्फ गलतफहमी भी युद्ध की पहली चिंगारी बन सकती है। जापान के लिए ये घटना सिर्फ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ओकिनावा के पास स्थित कैडेना एयरबेस अमेरिका का प्रमुख सैन्य ठिकाना है। यहाँ से अमेरिकी लड़ाकू विमान भी उड़ान भरते हैं। अगर चीन ने उसी क्षेत्र में रडार लॉक किया है तो इसका अप्रत्यक्ष संदेश अमेरिका की ओर भी जाता है।
इसलिए ये सिर्फ जापान बनाम चीन का मसला नहीं है, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शक्ति संतुलन वाली राजनीति से भी जुड़ा मामला है। घटना के तकनीकी पहलू भी ध्यान देने योग्य है। चीन का J-15 फाइटर मूल रूप से रूसी डिजाइन Su-33 पर आधारित है और इसे लियाओनिंग जैसे विमान वाहक पोतों से संचालन करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एडवांस रडार और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम लगे होते हैं। वहीं जापान का F-15 जेट अमेरिकी डिजाइन का है और इसकी एयर टू एयर क्षमता दुनिया में सबसे भरोसेमंद मानी जाती है। दोनों के आमने सामने आने का मतलब है दो प्रमुख सैन्य तकनीकों के एक ही आसमान में एक दूसरे की क्षमताओं को परखना। तकनीकी रूप से देखें तो ये स्थिति हथियारों की इलेक्ट्रॉनिक जंग का हिस्सा भी मानी जाती है। कई विश्लेषक ये भी बता रहे हैं कि हाल में चीन के विमान वाहक पोत लियाओनिंग से गतिविधियां पहले से ज्यादा आक्रामक दिख रही हैं। चीन अपनी नौसैनिक और वायु क्षमता को खुले समुद्र में दिखाना चाहता है और इसके लिए ओकिनावा, ताइवान स्ट्रेट और पश्चिमी प्रशांत के उसके प्रमुख ऑपरेशन क्षेत्र ये बन चुके हैं। दूसरी तरफ जापान अपनी सुरक्षा नीतियों को पिछले कुछ सालों में संशोधित कर रहा है। उसने अपनी सैन्य क्षमताएं आधुनिक की, अपना रक्षा बजट बढ़ाया और अमेरिका के साथ सामरिक साझेदारी को मजबूत किया। यानी दोनों देश अब पहले से अधिक तेजी से अपने दायरे बढ़ा रहे हैं और यही बढ़ती गतिविधियां कभी कभी टकराव की स्थिति को जन्म देती हैं। अब सवाल ये है कि ये घटना आगे क्या असर करेगी। पहली संभावना ये है कि कूटनीतिक स्तर पर दोनों देश एक दूसरे के सामने विरोध दर्ज कराते रहेंगे और बातचीत के जरिए स्थिति को स्थिर करने की कोशिश करेंगे। जापान फिलहाल संयम दिखा रहा है, लेकिन वो चीन के खिलाफ अपने सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने में पीछे नहीं हटेगा। दूसरी संभावना है कि दोनों देशों की सेनाएं भविष्य में भी इसी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाएंगी, जिसके कारण ऐसी घटनाएं फिर हो सकती हैं। और तीसरी सबसे गंभीर संभावना ये है कि किसी भी दिन एक गलतफहमी या एक तकनीकी गलती किसी बड़े सैन्य टकराव का कारण बन सकती है। एशिया पैसिफिक जैसे सेंसिटिव इलाकों में जहां कई देशों की सेनाएं एक साथ एक्टिव होती हैं, वहां ऐसे जोखिम हमेशा मौजूद होते हैं। इस घटना से एक बात फिर साबित होती है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ मिसाइलों, टैंकों या सैनिकों से नहीं लड़े जाते। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे रडार, ट्रैकिंग, सिग्नल, इंटेलिजेंस और विमान से विमान कम्युनिकेशन अब युद्ध का उतना ही बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। कई बार सिर्फ एक बटन दबाकर किया गया रडार लॉक भी उसी तरह से तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है जैसा सीमाओं पर सैनिकों के आमने सामने आने से होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जापान के ओकिनावा के पास हुई ये घटना केवल एक सैन्य अभ्यास की गड़बड़ी नहीं, ये दो बड़े एशियाई महाशक्तियों के बीच बढ़ रहे अविश्वास का संकेत है। चीन और जापान दोनों ही अपने अपने तरीके से खुद को मजबूत कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे की क्षमताओं का मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब ये मैसेज गलत समझ लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गलतफहमी अक्सर सबसे बड़ा हथियार साबित होती है और अगर ये गलतफहमी रडार लॉक जैसे खतरनाक कदम तक जुड़ी है तो स्थिति और भी जटिल हो जाती है। यही वजह है कि एक्सपर्ट इस घटना को हल्के में नहीं ले रहे। उनका मानना है कि अगर बातचीत नहीं बढ़ी, पारदर्शिता नहीं आई और सैन्य नियमों का सख्ती से पालन नहीं हुआ तो बहुत छोटी घटनाएं भी बड़े संघर्ष की वजह बन सकती हैं। और ओकिनावा का ये आसमान जो आज तनाव से भरा हुआ है, कल ऐसा ही कोई हादसा देख सकता है जिसे रोकना शायद किसी के बस में ना हो।